शुभ संध्या। क्या कमाल का शिखर सम्मेलन रहा है ना? मैं आपके साथ कुछ और विचार साझा करने जा रहा हूं उस मुद्दे पर जिसे हम कवर कर रहे हैं और जिसके बारे में हम गहराई से सोचते हैं। साल 2024 अमेरिकी रूढ़िवाद के लिए एक महत्वपूर्ण साल था। ये सिर्फ राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की जीत नहीं थी, बल्कि उस एजेंडे की भी जीत थी जिसने डेमोक्रेटिक पार्टी की यहूदी विरोधी वामपंथी विचारधाराओं को खारिज किया। मागा के बैनर तले अमेरिकी रूढ़िवाद का पुनरुत्थान इस एहसास से संभव हुआ कि विविधता, समानता और समावेशन यानी DEI का वोक सिद्धांत दरअसल एक ऐसा फॉर्मूला था जो नस्लीय विभाजन को ठीक करने के बजाय और बढ़ा रहा था। ये अमेरिकी विशिष्टता और पश्चिमी सभ्यताओं के उन मूल्यों का खंडन था जो 250 साल पहले स्थापित गणराज्य की नींव हैं। इस तरह यह स्पष्ट था कि प्रगतिशीलों द्वारा अमेरिकी शिक्षा और संस्कृति की संस्थाओं के माध्यम से पश्चिम पर छेड़ा गया युद्ध अमेरिकी जीवन के ताने बाने को नष्ट कर रहा था। और इसे अमेरिकी यहूदियों से बेहतर कोई नहीं जानता था, या कम से कम वे लोग जो विचारधारा और पक्षपात से इतने अंधे नहीं थे कि वे हकीकत को पहचानने के लिए तैयार थे। उदारवादियों ने बार बार झूठ फैलाया कि ट्रंप ने अगस्त 2017 में चार्लोट्सविल के नाजियों को बहुत अच्छे लोग कहा था। लेकिन 7 अक्टूबर 2023 को हमास के नेतृत्व में फिलिस्तीनी अरबों द्वारा इजराइल पर हुए हमले के बाद, जो होलोकॉस्ट के बाद यहूदियों का सबसे बड़ा नरसंहार था, अमेरिकी वामपंथियों ने उस अत्याचार भरे दिन का समर्थन किया और तुरंत हत्यारों का साथ दिया, ना कि यहूदी पीड़ितों का। तब से लेकर अब तक हमने सचमुच हजारों चार्लोट्सविल जैसी घटनाएं देखी हैं। इन आधुनिक फिलिस्तीनी अरब नाजियों के समर्थकों द्वारा यहूदियों को निशाना बनाकर की गई यहूदी विरोधी प्रदर्शनों को देखा गया है, जो जहां भी यहूदी रहते हैं उनके खिलाफ यहूदी नरसंहार और आतंकवाद के नारे लगाते हैं। और डेमोक्रेट्स जैसे राष्ट्रपति जो बाइडेन और पूर्व उपराष्ट्रपति कमला हैरिस अपनी वामपंथी समर्थक जनता से इतने डरे हुए थे कि उन्होंने उनका सामना करने या उनकी निंदा करने की हिम्मत नहीं की। वास्तव में बाइडेन, हैरिस और वामपंथ के अन्य लोग इन यहूदी विरोधियों के साथ ऐसे व्यवहार कर रहे थे जैसे वे बहुत अच्छे लोग हों। ये हार्वर्ड, पेन और MIT जैसी शीर्ष यूनिवर्सिटीज के उदारवादी अध्यक्ष थे जो ये नहीं कह पाए कि यहूदियों के नरसंहार का समर्थन यूनिवर्सिटी नियमों का उल्लंघन है या नहीं। और ये ट्रंप थे जिन्होंने इन विश्वविद्यालयों को सजा देने और उनकी फंडिंग रोकने के लिए संघीय सरकार की ताकत का इस्तेमाल करने की कसम खाई थी, जिन्होंने यहूदियों को निशाना बनाए जाने को सहन किया और प्रोत्साहित किया, जिस तरह से वे कभी भी किसी अन्य नस्लीय, धार्मिक या जातीय अल्पसंख्यक के साथ व्यवहार नहीं करते अगर वे अपनी आदतें नहीं बदलते। हमें राष्ट्रपति ट्रंप का आभारी होना चाहिए कि उन्होंने अपना वादा निभाया और अपने किसी भी पूर्ववर्ती, चाहे वे डेमोक्रेट हों या रिपब्लिकन, की तुलना में यहूदी विरोधी भावना से लड़ने के लिए अधिक किया, साथ ही इजराइल के लिए उनके ऐतिहासिक समर्थन के लिए भी। और अमेरिकी रूढ़िवादियों की भारी बहुमत न केवल उनसे सहमत थी, बल्कि इसे अपने आंदोलन के सिद्धांतों के अनुरूप भी मानती थी, जिसका समर्थन इसके आधुनिक संस्थापक विलियम F. बकले ने अपने पूरे जीवन में किया था। लेकिन 2024 में हमने दक्षिण पंथ एक पुरानी बीमारी के एक नए रूप के पनपने को भी देखा। रिपब्लिकन पदाधिकारी बड़ी संख्या में इजराइल के समर्थन में और यहूदी समुदाय के हितों के प्रति अनुकूल थे। टकर कार्लसन जैसे पॉडकास्टर और उससे भी ज्यादा कट्टर कैंडिस ओवेंस और नौ नाजी छेड़छाड़ करने वाला निक फुएंटेस जैसे लोग नए और बड़े युवा दर्शकों को आकर्षित कर रहे थे, जो पहले ही वामपंथी शिक्षकों द्वारा बढ़ाए गए यहूदी विरोध में डूब चुके थे। इन वर्षों में भले ही उन्होंने ज्यादा चुनाव नहीं जीते, लेकिन उनकी आवाजें तेज हुई हैं और उनका प्रभाव उन दक्षिणपंथी संस्थानों तक पहुंचा है जिन्हें हम यहूदी विरोध के लुभावने आह्वान से अछूते मानते थे। ये दक्षिणपंथी यहूदी विरोधी लोग यहूदी ईसाई विरासत को नकारने में अपने वामपंथी समकक्षों से बहुत अलग नहीं हैं। यही अमेरिकी स्वतंत्रता की नींव है और उनका ज़ायनिज्म विरोध को अपनाना, जो कि यहूदी विरोध से अलग नहीं है। वास्तव में कार्लसन के इजराइल और यहूदियों के खिलाफ भड़काऊ बयान जोरा मामदानी और न्यूयॉर्क टाइम्स से सुनने वाले झूठ और बदनामी के समान है। ये हॉर्सशू पॉलिटिक्स का सबसे बुरा रूप है। फिर भी उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद अपने मेगा आंदोलन से निंदा कर बाहर कर दिया है।
जीओपी और रिपब्लिकन मतदाताओं ने दक्षिणपंथी यहूदी विरोधियों को सजा दी है। इसी कारण मार्जोरी टेलर ग्रीन ने चुनाव नहीं लड़ा और थॉमस मैसी को अगले साल जनवरी में उनके केंटकी फार्म लौटाया जाएगा। वे अभी भी दक्षिणपंथ में अल्पसंख्यक हैं, लेकिन ये मानना गैर जिम्मेदाराना होगा कि उनका प्रभाव बढ़ नहीं रहा है। और ये एक ऐसी समस्या है जो चार्ली किर्क की हत्या के बाद और भी बड़ी हो गई है, जो इजराइल और यहूदी लोगों के मित्र थे। पिछले दिसंबर टर्निंग पॉइंट यूएसए की बैठक में जब कार्लसन द्वारा लाए गए नए यहूदी विरोध का मुद्दा उठा, तो अफसोस है उपराष्ट्रपति जेडी वेंस ने कहा कि वे बेन शापिरो जैसे यहूदी द्वेष विरोधियों और कार्लसन जैसे इसे सामान्य बनाने वालों में से किसी को नहीं चुनेंगे। उस समय यह स्पष्ट हो गया कि इस मुद्दे पर उनकी अनैतिक तटस्थता अमेरिकी रूढ़िवाद के लिए एक संकट पैदा कर रही थी। और पिछले 6 महीनों में यह संकट और भी बढ़ गया है, क्योंकि दक्षिण पंथ के कुछ लोग ईरान में अमेरिका विरोधी इस्लामवादी आतंकवादी शासन के खिलाफ युद्ध का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने झूठा आरोप लगाया कि उस युद्ध में अमेरिका की भागीदारी के लिए इजराइल, अमेरिकी यहूदी और इजराइल के इंजीलवादी ईसाई समर्थक जिम्मेदार हैं। दुर्भाग्य से व्हाइट हाउस और खासकर वेंस की हाल ही में इजराइल और युद्ध को लेकर की गई टिप्पणियां सिर्फ गैर जिम्मेदाराना नहीं हैं। उन्होंने दक्षिणपंथ की बढ़ती यहूदी विरोधी भावना को और बढ़ावा दिया है। और अगर हमारी उम्मीदों के विपरीत ईरान और स्विट्जरलैंड के साथ हुई बातचीत और उसके बाद की घटनाएं ईरान को सशक्त और समृद्ध बनाती हैं, फिर से दक्षिणपंथ के कुछ हिस्सों में इजराइल को बलि का बकरा बनाना और भी बड़ा समस्या बन जाएगा। अब रूढ़िवादियों के सामने केवल यह सवाल नहीं है कि वे उस युद्ध के बारे में क्या सोचते हैं जो पश्चिम को मार्क्सवादियों और इस्लामवादियों के लाल हरे गठजोड़ से बचाने के लिए लड़ा जा रहा है, या ईरान पर नई तुष्टीकरण नीति सही है या नहीं। ये इस बारे में भी है कि क्या वे अपने समूहों में यहूदी विरोधी भावना की बीमारी को जड़ें जमाने देंगे या नहीं। इसमें संदेह नहीं कि आज वामपंथ में यहूदी विरोधी भावना बड़ी समस्या है, लेकिन खुले यहूदी विरोधियों का सामना न करना, उनकी निंदा व बहिष्कार न करना, कार्लसन और ओवंस जैसे खुले यहूदी विरोधियों या मेगन कैली जैसे उनका बचाव करने वालों का सामना न करना न सिर्फ 2024 के रूढ़िवादी गठबंधन को कमजोर करेगा, बल्कि अमेरिका और पश्चिम को नष्ट करने के वामपंथी प्रयासों और इजराइल में यहूदियों के नरसंहार की कोशिशों में भी मदद करेंगे। अमेरिकी कंजर्वेटिव अपने आंदोलन की आत्मा के लिए एक लड़ाई लड़ रहे हैं, जिसे दुर्भाग्यवश अमेरिकी लिबरल शायद पहले ही हार चुके हैं। इस चौंकाने वाले रुझान के पक्ष में दिए जाने वाले तर्क या तो समावेश की मूर्खतापूर्ण इच्छा पर आधारित हैं, या, और यहां मैं फिर से जेडी वेंस का जिक्र कर रहा हूं, पुराने दोस्तों की निंदा करने से इनकार और इजरायली सहयोगियों का अपमान और उन्हें बलि का बकरा बनाने की इच्छा पर आधारित हैं। अगर कंजर्वेटिव जैसे विलियम बकले ने 1960 और 90 के दशक में किया, रेखा नहीं खींचते और आंदोलन से यहूदी विरोधियों व ज़ायोनिज्म विरोधियों को नहीं निकालते, तो इसकी कीमत सिर्फ यहूदियों को ही नहीं चुकानी पड़ेगी। इसकी कीमत उन्हें चुकानी पड़ेगी जो मानते हैं कि पश्चिम इन जहरीले विचारधारावादियों के खिलाफ जीवन की लड़ाई लड़ रहा है। पिछले वर्षों की तरह हम जेएनएस में दाईं ओर यहूदी विरोधी भावना मिलने पर भी उसकी निंदा करने में बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे, जैसे वामपंथ के साथ करते हैं। अगर सच में ये ईरान के लिए नई तुष्टीकरण नीति है, तो हम इसका भी उतना ही कड़ा विरोध करेंगे जितना पहले किया था। और इस तथ्य को देखते हुए कि हर मायने में वामपंथ यहूदी विरोध के मामले में शायद पहले ही हाथ से निकल चुका है, अमेरिकी रूढ़िवाद की आत्मा के लिए ये लड़ाई आने वाले वर्षों में और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाएगी। इससे ये और भी जरूरी हो जाता है कि हम अपनी मित्रता या पक्षपात के प्रति वफादारी को इस समस्या को पहचानने से हमें रोकने ना दें, और जो हम कर सकते हैं वो सब करना। टकर और उसके सभी दोस्तों और सहयोगियों को, चाहे वे इंटरनेट पर हों, पॉडकास्ट में हों या ऊंचे पदों पर हों, नैतिक और राजनीतिक विस्मृति में भेज देना चाहिए, जिसके वे पूरी तरह हकदार हैं। धन्यवाद।